स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फिर से हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास अंतर्गत क्लास 11 लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ और जो मॉडर्न टाइम आया इंडिया का, खासकर उसमें शिक्षा का स्तर जो है वो किस तरीके से बढ़ा। अंग्रेजों ने शिक्षा को लेकर क्या नीतियां अपनाई, भारत में शिक्षा के विकास को लेकर के अंग्रेजों के जाने के बाद किस प्रकार विकास हुआ, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट ये वीडियो इसलिए हो जाता है क्योंकि 17वीं बीपीएससी में या फिर 2024 में जो यूपी नहीं उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम, दोनों ही एग्जामों में आप देखेंगे कि इस चैप्टर से यानी आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो अगर इससे पहले के 10 क्लासेस आपने नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लीजिए और फिर ये 11वां क्लास देखिए। अगर आप बीपीएससी 71वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज सारी वीडियोस को जरूर रिवाइज कर लीजिए। और टाइम काफी कम बचा है, इसलिए रिवीजन बरकरार रखिए अपना। हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एक और चीज दोस्तों, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑफिशियल जो टेलीग्राम की लिंक है वो भी आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई जाती है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं द जीएस सॉल्वर करके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बुक की जो नोट्स आती है उसको कवर करेंगे, फिर नोट्स के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आप देखिएगा दोस्तों, 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख, जिसको नाजिम कहा जाता था, वो थे मौलवी मुइज उद दीन। मौलवी मुइज उद दीन, याद रखिएगा। तो पहला जो मदरसा बनाया गया कलकत्ता में वो आपको बनाया गया 1780 ईस्वी में। और किसके द्वारा बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जिसके पहले जो प्रमुख उसके बनाए गए या फिर नाजिम, वो मौलवी मुइज मुइज उद दीन थे। तो ये नाम भी याद रखना है, कम से कम मौलवी और लास्ट में दीन, इतना याद रखिए। अगर आपको पूरा याद रखने में समस्या है तो आप इतने से भी एटलीस्ट वहां पर आंसर मार्क कर सकते हैं। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक जो थे वो ब्रिटिश राज में दुभाषीय यानी कि इंटरप्रीटर के रूप में सहायता करते थे। अब दुभाषी के रूप में सहायता करने का मतलब है कि दो भाषाओं को जो जानता हो, और ये सहायता किस रूप में करेंगे? ट्रांसलेट करने में, या फिर एक व्यक्ति जो दूसरा भाषा नहीं जानता हो उसके भाषा को समझाने के रूप में, जैसे आजकल गाइड करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे, वैसे। आप देखिएगा कि 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक यानी कि बनारस का पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। तो आप देखिए, एक साइड जो हो आपको 1780 में पहला मदरसा कलकत्ता में खोला गया वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, यानी कि उसकी ओपनिंग की गई। और वैसे ही आप देखेंगे ठीक 10 साल बाद यानी कि 11वें साल में 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी, याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हो। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किसके काल में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में यानी इनके समय अवधि में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। तो प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही लिखी गई, लेकिन बाकी की जो पूरी भगवत गीता थी इसका जो अनुवाद किया गया वो चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया। विल्किंस ने फारसी तथा
बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किसने किया? विल्किंस ने। और कहाँ पर? आप देखिएगा किसके लिए? फारसी और बांग्ला के लिए। हॉल हेड, इन्होंने 1778 ईस्वी में बंगाली व्याकरण ए ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज प्रकाशित किया। तो बंगाली व्याकरण यानी कि अ ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज, ये किसने बुक पब्लिश किया? हॉल हेड ने। कब किया? 1778 में। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो ये भी सवाल आया हुआ है। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय था उसके न्यायाधीश कौन थे? सर विलियम जोन्स। इनकी प्रेरणा पर कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। तो ये भी प्रश्न आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में कब हुई? 1774 में। और किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का नाम आता है, वारेन हेस्टिंग्स का भी और विलियम जोन्स का भी। कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय जाता है, दोनों को ही कई बार ऑप्शन में देखने को मिलता है, विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आप याद रखिएगा। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा ये किया गया दोस्तों? विलियम जोन्स के द्वारा। याद रखना है आपको कि 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसके 5 अलग-अलग एडिशन प्रकाशित किए गए। 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में ये आयोग बना? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 में आयोग बना। किस कार्य के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसमें और अच्छे से विकास किया जाए, इस बात पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई, यानी कि ये नेशनल लेवल पे है। आप देखेंगे 1905 में 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल कॉलेज नहीं, स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी कर दी गई। यानी कि 16 नवंबर 1905 को जो सम्मेलन हुआ उसमें ये फैसला लिया गया कि देखिए राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए नेशनल लेवल पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होनी चाहिए। और फिर 15 अगस्त 1906 यानी कि अगले साल में 1905 में फैसला हुआ था, 1906 में आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी जाती है। फिर 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। ये भी आपको याद होगा, 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें ये व्यवस्था की गई कि हर एक साल शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की जाएगी। आप देखिएगा सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। किसके? जो सैडलर आयोग बनाया गया था उसके लिए। सैडलर आयोग जो 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए आयोग बनाया था, उसके अध्यक्ष थे M.E. सैडलर और ये लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे और इनको अध्यक्ष बनाया गया था किसका? सैडलर आयोग का। इस आयोग के सदस्य में 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी पहले हुए और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है
तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, यानी जो विश्वविद्यालय से पहले का शिक्षा है पहले उसको सुधार किया जाए, फिर विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार किया जा सकेगा। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, जो कि विधि सदस्य के रूप में यानी कानूनी सदस्य के रूप में इनके काउंसिल यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के परिषद में थे, उनको बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए या फिर अंग्रेजी भाषा को प्रमोट किया जाए। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसका मतलब हुआ कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। तो ये याद रखना है, द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये किससे संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित। अब देखिए इस सिद्धांत का अर्थ क्या था? इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। देखिए नाम ही है द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसका मतलब है कि जो सबसे ऊपर का लेवल है शिक्षा इसको दिया जाए, फिर इसके नीचे के लेवल पर ये शिक्षा आएगी, इसके द्वारा इसको दिया जाएगा, फिर इसके द्वारा इसको दिया जाएगा, यानी कि ये फिल्टर होते होते डाउनवर्ड जाएगा, यानी नीचे की तरफ जाएगा लेकिन फिल्टर होते हुए जाएगा। तो ये इसका मतलब यही हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से परी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यानी मैकाले का कहना था, समझिए कि कितनी बड़ी बात इसने कही और किस तरीके से ये समझिए भारतीयों का और भारतीय शिक्षा का अपमान करना हुआ। मैकाले ने क्या कहा आप ध्यान से समझिए यहाँ पर, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी के एक कक्ष और भारत अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इसका मतलब हुआ कि ये अगर यूरोप का एक समझिए कि लाइब्रेरी है तो इसका एक रूम ले लीजिए और इस रूम में भी एक अलमारी ले लीजिए और अलमारी के एक हिस्सा में यानी कि एक कक्ष में जो भी बुक रखी हुई है या जितना उसमें नॉलेज रखा गया है या उसमें जितना नॉलेज प्रोवाइड कराया गया है वो भारत और अरब के पूरा टोटल साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इस तरीके से इसने ये लाइन व्यक्त की है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया, यानी जो मैकाले ने कहा था अंग्रेजी में सारी व्यवस्था की जाए उसको मान लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, जिनको लॉर्ड विलियम बेंटिक कहा जाता है सामान्य तौर पर, ये 1828 से 35 ईस्वी तक अपने शासन में रहे और इसी बीच 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया, यानी जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो इंग्लिश में होना चाहिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय ओपन किए गए या स्थापित किए गए, जिसमें एक कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई, यानी तीनों प्रेसिडेंसियों में आप देखेंगे एक एक विश्वविद्यालय 1857 में इनकी स्थापना की गई। तो आप देखिएगा चार्ल्स वुड डिस्पैच, इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है लाइन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। और 1854 में इसको आधार बनाया गया। फिर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1857 में। कहाँ पर? तीनों प्रेसिडेंसियों में, यानी कि कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में। तो कलकत्ता चूंकि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर था, अभी भी बंगाल में ही है, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। डी के कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो किसके प्रयत्नों से पहला महिला विश्वविद्यालय यानी प्रथम महिला विश्वविद्यालय बंबई में स्थापित किया गया? डी के कर्वे, नाम याद रखना है, डी के कर्वे। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। किसकी? विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली, इसकी स्थापना किसने की थी?
आप देखिएगा D.K. कर्वे ने की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। विधवा गृह, न कि विधवा विवाह। तो पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी 1896 में? D.K. कर्वे ने। यही नहीं, आप ये भी देखिए कि उन्होंने यानी D.K. कर्वे ने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। किसको? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ यानी कि 1880 के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में प्रमुख कौन थे? देखिए, V.K. चिपलुनकर, फिर P.G. तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और साथ ही साथ M.B. नामजोशी। ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित करवाई। अब देखिएगा, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर टफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में और साथ ही साथ दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में की गई। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय को प्रबल रूप से वकालत की थी। यानी मदन मोहन मालवीय ने वकालत किया कि भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं उनमें धार्मिक शिक्षा भी प्रदान किया जाए। इन्होंने वर्ष 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे आज आप BHU के नाम से जानते हैं। वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति स्वयं मदन मोहन मालवीय जी रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। तो ये प्रमुख नोट्स के बात थे। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, हम अब देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और मुझे लगता है कि 40 से अधिक प्रश्न इस टॉपिक से आज तक पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन आप लास्ट तक देखिए और इतना देखने के बाद यानी नोट्स देखने के बाद भी आपने अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया और इस YouTube चैनल यानी कि द GS सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? हमने नोट्स में ही देखा था दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास मद्रास में, अलीगढ़ में, बम्बई में या कलकत्ता में। नोट्स में मैंने आपको बताया था दोस्तों 1780 में सबसे पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया और किसके द्वारा स्थापित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। अगला सवाल है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी से और आप ये देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। सवाल है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? मैंने आपको बताया था दोस्तों नोट्स में, अगर आपको याद हो तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की गई, लेकिन किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स और उनके सहयोगी थे सर विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग्स दोनों के सहयोग से ये स्थापना हुआ, लेकिन इसमें ज्यादा जो प्रमुख भूमिका रही वो विलियम जोन्स की रही, इसलिए विलियम जोन्स का नाम आता है। हालांकि इनको ये प्रेरणा या फिर आप कहिए कि ये आइडिया किससे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स से ही, और उनके सहयोग से ही ये स्थापना हो पाया। 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया। ये भी आप याद रख सकते हैं, आगे यही प्रश्न आ सकता है। वाराणसी यानी बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा कि 1791 में ये स्थापना हुई और किसके द्वारा किया गया? जोनाथन डंकन द्वारा। जोनाथन डंकन जो थे वो बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, कथन और कारण वाला आ गया। तो पहले आप कथन देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था।
दूसरा है आपके पास वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। देखिए, अब ये बात तो तय है दोस्तों, हमने नोट्स में भी पढ़ा था, बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई वो वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई। 1784 में इसकी स्थापना की गई और 1784 जो समय था वो वारेन हेस्टिंग्स का, क्योंकि 1774 से लेकर के और 1785 तक ये इनका शासनकाल रहा, वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल रहा। तो पहला तो यहाँ पर सही है। इसी में एक लाइन और भी है कि विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, उनकी अध्यक्षता यानी कि उनको अध्यक्ष बनाने से या अध्यक्ष मानने से अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, या गवर्नर जनरल कहिए आप, इनके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो ये कथन तो पहला यहाँ पर सही है। दूसरा आप बात करेंगे, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, ये भी सही है। प्राच्य विद्या से यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन से है, यानी पश्चिमी जो शिक्षा है उससे, या विदेशी शिक्षा आप समझिए, अंग्रेजी शिक्षा आप समझिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहता था। तो दूसरा भी यहाँ पर सही है। इस हिसाब से आप देखिएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, और जहां भी आर को गलत बोला जा रहा है या ए को, वो तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब हम एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन था, वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। यानी कि ये जानते हुए भी कि सर विलियम जोन्स के द्वारा ही एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया, उसके बाद भी उसने, यानी वारेन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स को अध्यक्ष बनाने से इनकार कर दिया। चार्ल्स विल्किंस, फिर नथानियल ब्रेसी, हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही वेस्टर्न जो विद्या थी यानी एजुकेशन के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी, और आपको पता होगा कि 1789 में चार्ल्स विल्किंस ने 1789 नहीं, 1785, 89 तक तो इसका कार्यकाल ही खत्म हो गया था। 1785 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अब देखिए क्वेश्चन में जो भी बातें थी यहाँ पर, एक तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और दूसरा वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में अध्यक्षता स्वीकार नहीं करना, दोनों ही यहाँ पर सही है। और दूसरी बात थी कि वह स्वयं विद्वान था और प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है, और ये बातें भी सही है, इसलिए यहाँ पर कथन कारण दोनों सही है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? अभी आपने देखा सर विलियम जोन्स, और किसके काल में हुआ? ये वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ। तो ये दोनों बातें आई होप कि आपको याद होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ने आपके पास दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त। अच्छा, ऑप्शन हमने ये चीज नोट्स में पढ़ा था दोस्तों कि माइकल मधुसूदन दत्त ही थे जिनको पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। आपको बता दें कि यह जो एशियाटिक सोसाइटी थी, ये पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात की जा रही थी, जिसमें सदस्यता, न कि उसके संस्थापक, सदस्यता यानी कि उसकी सदस्यता उसके एक मेंबर के रूप में किसको अलाउ किया गया था? तो ये थे माइकल मधुसूदन दत्त। देखेंगे दोस्तों, पेरिस की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता थी वो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। 1829 ईस्वी शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की जो रचना थी शकुंतला, हालांकि यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम की बात की जा रही है, इसकी पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया विल्किंस ने, या फिर कोलब्रुक ने, या फिर योहान वोल्फ गांग ने, या सर विलियम जोन्स ने? आपको बता दें कि चार्ल्स विल्किंस जो थे ये भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किए थे, और विलियम जोन्स ने
अभिज्ञान शकुंतलम का किया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखेंगे कि सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और इनकी प्रेरणा पर यानी कि वारेन हेस्टिंग्स से प्रेरणा लेकर 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसने स्वयं की और इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया और इसी क्रम में 1789 में कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया सर विलियम जोन्स द्वारा और इसके 5 एडिशन भी प्रकाशित किए गए। देखिएगा दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में यानी 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अर्थात कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था तब आखिर अंग्रेजों को क्या चुल मची थी कि भारत में शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। ऑप्शन है आपके पास कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, यानी कि जो छोटे पद थे उनके समय में जो भी सरकारी कार्य यानी कि ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके अधीन जो भी कार्य किए जा रहे थे उसमें जो छोटे पद थे वहां भारतीयों को लगाया जाए, लेकिन कम से कम पढ़े लिखे भारतीयों को लगाया जाए जो अंग्रेजी में बात कर सके और जो बातों को समझ सके, तभी तो इनके पक्ष में वो फैसला सुना सकेंगे या काम कर सकेंगे। दूसरा है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ये तो कभी नहीं हो सकता, भारतीय संस्कृति को तो और वो खराब करके चले गए। फिर भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। अब बताइए, ऐसा तो चाहेंगे ही नहीं, भारतीय अगर खुद राजनीति में आने लगे अच्छे से पढ़ लिख के तो इनकी घटिया खड़ी हो जाती और उपयुक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इनका मानना था कि पढ़े लिखे भारतीय उतने ही पढ़े लिखे होने चाहिए जितना कि उनसे काम लिया जा सके, आवश्यकता से अधिक अगर पढ़ जाएंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाती है। आप देखिएगा ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण यही था कि प्रशासन का कम खर्च में प्रशासन को चलाया जा सके। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। अगला सवाल है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच 1854, 1813 का चार्टर अधिनियम, 53 का चार्टर अधिनियम या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपको याद होगा दोस्तों, हमने नोट्स में पढ़ा था 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें यह नियम लाया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर अब प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने की जो शुरुआत की गई अंग्रेजों द्वारा, ये चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813 के द्वारा शुरू किया गया। वुड डिस्पैच है, आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है आपका वुड डिस्पैच, ये इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा का। आप देखिएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सही है। सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। अब देखना है आपकी, देखिए सहायता अनुदान की व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना यहाँ पर थी या नहीं, इसकी सिफारिश वुड डिस्पैच द्वारा की गई थी कि नहीं। अब देखिएगा सबसे पहले सहायता अनुदान की तो बात थी यानी कि पहला सही है, तो जहां भी पहला को गलत बोला गया है उसको हटा दो। फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना आप देखेंगे कि इसकी सिफारिश पर यानी वुड डिस्पैच की सिफारिश पर जो लंदन विश्वविद्यालय था उसके तर्ज पर ही यानी कि उसके अनुसार ही या उसी टाइप का तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कलकत्ता, फिर मद्रास और फिर बम्बई, तीनों जगह क्या किया गया, एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। फिर इसमें बोला गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें यह बोला गया था कि जो उच्च शिक्षा होगा, जो उच्च स्तर की शिक्षा होगी, उच्च स्तर की, वहां पर भाषा जो होगी वो अंग्रेजी होगी, न कि निम्न स्तर पर, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसको तो था कि जो छोटे क्लासेस हैं यानी कि जो निम्न शिक्षा की व्यवस्था है, निचला स्तर का शिक्षा है, वहां लोकल लैंग्वेज लागू रहेगा, लेकिन जो हायर एजुकेशन मिलेगी वहां अंग्रेजी भाषा को प्रेफरेंस दी जाएगी और अंग्रेजी भाषा में ही उच्च स्तर की शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। सो दैट ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। और ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था, अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ जो बुक की एक्सप्लेनेशन है। वुड डिस्पैच, जिसको वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है,
ये जो आप देखेंगे ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष था चार्ल्स वुड, इसके द्वारा 1854 में जारी किया गया और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया गया। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों, इन सभी पर विचार किया गया। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था। प्रस्ताव में भारत सरकार बोल रहा हूं, प्रस्ताव में सरकार का मतलब कंपनी से है, क्योंकि 1854 तक कंपनी ही यहाँ पर प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों देखती थी। हालांकि उस समय तक कई सारे व्यापारिक कार्य, बहुत चीजें बंद हो गई थी, लेकिन प्रशासनिक कार्य जो था वो कंपनी के हाथों में था। तो देखेंगे कि प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा, विदेशी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को अपनाया या फिर अपनाने का उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, लेकिन साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। और इस घोषणा के अनुसार जो लंदन विश्वविद्यालय था उसके आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय स्थापना करने की व्यवस्था की गई। और इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो धर्म निरपेक्ष हो, यानी धर्म विशेष नहीं हो, किसी एक धर्म के ऊपर जोर न दे। फिर शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता यानी ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की भी सिफारिश इसमें की गई थी। इस प्रकार पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है और तीसरा गलत। अगला सवाल है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी वुड डिस्पैच के बारे में बताना है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो दूसरा भी यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई जेंडर विशेष शिक्षा का बात नहीं किया गया था, पुरुष या महिला सभी पर जोर दिया गया था कि सभी में शिक्षा बराबर रूप से दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। आप देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। शिक्षा के विकास का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ। जो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में समिति थी, उसने 1854 में भारत में भावी शिक्षा की एक बृहद योजना तैयार की, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का भाषा चुना गया, यानी उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। साथ ही इसमें देसी भाषा के विकास पर भी बल दिया गया था। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। इस डिस्पैच में महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। फिर से सेम टाइप का है। चार्ल्स वुड के आदेश पत्र यानी वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा से, प्रशासनिक सुधार से, व्यापारिक से या सैन्य सुधार से? तो शिक्षा से ये संबंधित था। वुड डिस्पैच आया कब? 1854 में। और जो चार्ल्स वुड थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या थे? अध्यक्ष थे। आप आगे देखिएगा, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों, इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया। घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया, यानी कि उसका ये उद्देश्य था इस घोषणा पत्र का कि भारत में जो पश्चिमी शिक्षा है, वेस्टर्न जो एजुकेशन है, उसको और प्रसार किया जाए, उसका प्रचार किया जाए, लोगों में बढ़ाया जाए। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की व्यवस्था की गई। अगला सवाल आप देखेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 में मैंने बोला भी था कि लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं, जिसमें 70वीं बीपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस जो प्री 2024 हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। आप पहला ही क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? अभी हमने देखा दोस्तों कि जो वुड डिस्पैच है 1854, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कारण क्या हो सकता है कि जो हायर एजुकेशन की व्यवस्था थी, यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, वो वुड डिस्पैच में ये बोला गया, वुड डिस्पैच में, कि जो हायर एजुकेशन होगा वो इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी इंग्लिश पर ज्यादा बल दिया गया कि उच्चतर शिक्षा जो भी होगा उच्च स्तर का वो इंग्लिश माध्यम से दिया जाए, इस पर बल दिया गया या इस पर ज्यादा जोर दिया गया। किसके द्वारा? वुड डिस्पैच में जो घोषणा की गई उसके द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के या उच्च शिक्षा को लेकर? नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी के दो। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा और चौथा है तकनीकी शिक्षा। देखिए, उच्च शिक्षा को
जो बढ़ावा दिया गया वो तो वुड डिस्पैच में ही दे दिया गया। यहाँ पर जो बात की गई है दोस्तों, उसमें प्राथमिक शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, सो दैट ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आप देखेंगे 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसको हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा में, यानी कि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा थी, उसमें सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो आपने देखा अभी दोस्तों कि 1882 में सबसे पहला भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किया गया, जिसको हंटर आयोग भी कहा जाता है। क्यों हंटर आयोग कहते हैं? क्योंकि डब्ल्यू हंटर जो था वो इस आयोग का, यानी कि शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था, इसलिए इसको हंटर आयोग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, 1882 में इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल है आपके पास, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? यानी कि भारतीय शिक्षा परिषद होगा दोस्तों। हमने नोट्स में पढ़ा था कि 1905 में कलकत्ता में एक बैठक बुलाई गई, यानी कि एक सम्मेलन किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि नेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा परिषद का स्थापना होना चाहिए। और उसी फैसले के आलोक में अगले साल, यानी कि 1906 में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। फिर 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित किया जाना चाहिए। और फिर अगले वर्ष यानी 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भारत में की गई। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या शिक्षा से? सैडलर आयोग अगर आपको याद हो दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि सैडलर आयोग जो था इसकी स्थापना 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई थी, कि उसने क्या कार्य किया, क्या रिपोर्ट है, ये बनाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। और सैडलर आयोग नाम इसलिए इसका पड़ गया क्योंकि इसके जो अध्यक्ष M.E. सैडलर थे। और अब चूंकि ये शिक्षा से संबंधित है तो ऑप्शन सी को हम लगाएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय का रिपोर्ट तैयार करना तो ओवरऑल शिक्षा से रिलेटेड कार्य करना हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैडलर आयोग जो पूरा नाम है उसका, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग बनाया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। दोस्तों 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वो कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बता दें दोस्तों 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीयों को मिलाकर के एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। अब सवाल आता है कि ये 2 भारतीय कौन थे? तो आप याद रखिए ये 2 भारतीय थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, इन्होंने, आप देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और इसी आयोग में जो टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ,
उसी आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे, जिसमें से एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इनको नियुक्त किया गया था सदस्य के रूप में। इस आयोग के दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। अगला सवाल है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? आप देखिएगा, सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अस्थायी बंदोबस्त से या अंग्रेजी शिक्षा से? तो निश्चित तौर पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य यानी कि कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला सवाल है, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? रेल से, शिक्षा से? बाकी के 2 ऑप्शन 2 और मिलेंगे, लेकिन आप याद रखिए जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था ये शिक्षा से संबंधित था। हमने पढ़ा था डाउनवर्ड थ्योरी जो था ये दिया गया था किसके द्वारा? ये थ्योरी जो था इसको प्रमोट किया था लॉर्ड मैकाले ने ही, जो कानूनी सदस्य थे किसके? गवर्नर जनरल के परिषद के। तो आप देखेंगे यह शिक्षा से संबंधित था और इस सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या था या उद्देश्य क्या था कि भारत में जो शिक्षा है वो पहले उच्च स्तर के लोगों को दिया जाए, यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे वो फिल्टर होते होते और सभी वर्गों तक पहुंचेगा। ये मैंने आपको समझाया भी था। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत में के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप दोस्तों, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसके प्रतिपादक कौन थे? अभी हमने देखा कि ये मैकाले द्वारा दिया गया था और इसमें क्या बताया गया था कि जो शिक्षा है वो पहले उच्च वर्ग को दिया जाए और इसी से छन छन कर यह सभी वर्गों तक पहुंचेगी, इसीलिए इसका नाम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पड़ा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से या 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से या फिर 1882 के हंटर आयोग से या फिर 54 के वुड डिस्पैच से? निश्चित तौर पर दोस्तों मैकाले का जो स्मरण पत्र था 1835 का, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर, क्योंकि इंग्लिश का प्रमोट करना और भी कई तरीके से यहाँ पर जैसे डाउनवर्ड थ्योरी देना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी देना। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में किया था, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। विलियम बेंटिक जिनका शासनकाल जो था 1828 से 1835 तक रहा, इस काल में 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा मैकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया गया, यानी अंग्रेजी में शिक्षा का प्रसार करना और भारतीय शिक्षा के बारे में जो सारी बातें थी वो ब्रिटिश द्वारा मानी। देखिएगा दोस्तों, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? मिनट का मतलब स्मरण पत्र जो था वो, तो ये जारी कब किया गया? 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले द्वारा, या फिर सीधे सीधे आप समझिए मैकाले द्वारा यह जारी किया गया था। और यह शासनकाल किसका था? विलियम बेंटिक का। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिरे प्राच्य पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के एक कानूनी सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया और उसने 1813 के चार्टर एक्ट की शिक्षा संबंधी धारा की व्याख्या करने को कहा। फिर 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने प्रस्तुत किया, जिसे मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृत की तीखी आलोचना की गई। मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण, जिसे मैकाले मिनट कहा जाता है, को तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया गया तथा भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया गया। आप देखिएगा, अब अगला सवाल है अपने पास दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे या फिर किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट,
फिर जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंगलविद विवाद। देखो ये जो दोनों विवाद था इसी को लेकर के 1835 में आपने देखा कि मैकाले मिनट जारी हुआ और उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव को लेकर के। इसके अलावा चार्टर एक्ट जिसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान था, ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा पर अपना प्रभाव डालता है। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो 1823 था, इसका भी प्रभाव पड़ा ही, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि तीनों ही सही है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। फिर 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने यानी ग्रांट करने की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। समिति में जो कमेटी थी उसमें 10 यूरोपीय मेंबर भी शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को मैकाले प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है, जिसके बाद भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया जाता है। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 26, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड हार्डिंग मिंटो या फिर डलहौजी? अभी हमने देखा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके समय में मैकाले मिनट को स्वीकार किया गया 1835 में, तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक इनका पूरा नाम है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप देखिएगा गवर्नर जनरल जो बेंटिक थे, इनका शासनकाल 28 से 35 रहा। इसके बीच में ही 7 मार्च 1835 को मैकाले प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, जिसमें अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया, और जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता था। दोस्तों आप देखिएगा भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1857, 81, 1905 या फिर 1885। आपको याद होगा दोस्तों वुड डिस्पैच मैंने पढ़ाया था और कई सारे क्वेश्चन भी हमने किए वुड डिस्पैच से संबंधित। 1854 में वुड डिस्पैच आई, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, और इसी में जो इंग्लैंड में विश्वविद्यालय है, इंग्लैंड विश्वविद्यालय, उसके तर्ज पर या उसके आधार पर भारत के तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात की गई थी, और इसी के तहत वर्ष 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना 1857 में की गई। अगला सवाल आप देखिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है दयाराम गिंडुमल, फिर डी.के. कर्वे, रमाबाई और एम.जी. रनाडे। आपको पता होगा दोस्तों डी.के. कर्वे, इन्हीं के प्रयासों से सबसे पहले बंबई में 1916 में पहला या फिर प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आप देखिएगा यहाँ पर डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी और उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया, यानी कि भारत की आजादी के बाद। अगला क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक। हालांकि आप याद रखिए कि स्थापना में बाल गंगाधर तिलक के अलावे और भी कई लोग साथ में शामिल थे। आप देखिएगा हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे दोस्तों। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी
जिसकी स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी के चिपलुनकर, फिर बीजी तिलक और एम बी नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर ये प्रमुख थे। जस्टिस रेनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इसके 5 संरक्षकों यानी कि पेट्रॉन्स में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 1876, 91, 74 या फिर 1875 में? आपको बता दें दोस्तों, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, याद रखना है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम के नाम पर की थी। 1877 में उन्होंने इसका नाम बदलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा। आगे चलकर फिर 1920 ईस्वी में इस कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। चूंकि मदरसातुल उलूम 1877 में इसका नामकरण जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना वर्ष भी 1875 माना जाना चाहिए, क्योंकि इसी का पुराना नाम था मदरसातुल उलूम। अगला सवाल आप देखिएगा, 31 नंबर यूपी पीसीएस प्री 2012 का सवाल है। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? निश्चित तौर पर अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो इसमें हिंदू कॉलेज कलकत्ता में सबसे पहले ऐसे भी विद्यालय बने, बाद में आगे चलकर दिल्ली में या फिर अलग प्रेसिडेंसी में स्थापना हुई थी। आप देखिएगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अभी हमने देखा 1875 में अलीगढ़ में, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। तो इस प्रकार 1817 सबसे पहले आता है, तो हम ये कहेंगे कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन इसके हिसाब से ए सही था। अगला सवाल आप देखिएगा, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की? अभी हमने देखा राजा राम मोहन राय ने 1817 में ये स्थापना की थी। अगला सवाल, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहां पर? कलकत्ता में। अभी हमने देखा जिसमें राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका थी। अगला सवाल फिर से आप देखिएगा, उत्तराखंड पीसीएस 2024 फ्री का सवाल है। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार को प्रश्रय देना, या भारत में धार्मिक आधार पर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, या पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना, या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना? देखो, पहली बात ये शिक्षा से संबंधित था, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी बात, मुस्लिमों के बीच ये था कि अंग्रेजी जो वैज्ञानिक शिक्षा है, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा, वो भारत के मुस्लिमों के बीच भी दिया जाए, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, और यही इसका मुख्य कारण भी था। आप देखिएगा यहाँ पर जैसे ही एक्सप्लेनेशन आप समझ पाइएगा। अलीगढ़ आंदोलन जो 1857 की क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से प्रारंभ हुआ। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में पश्चिमी शिक्षा शैली को बढ़ावा देना था। इसके आंदोलनकारियों का मानना था कि मुस्लिम समुदाय का सामाजिक जीवन पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और शैली को अपनाकर और बेहतर किया जा सकता है। और ऐसे भी जो सैयद अहमद खां था या थे, इनकी जो मान्यता थी कि भारत में मुस्लिमों का विकास तभी पॉसिबल है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य बना रहेगा या फिर ब्रिटिश सत्ता बनी रहेगी। अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों? यहाँ पर आपको मिलान करना है, एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ उसके संस्थापक। जैसे बनारस का संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता का मदरसा फोर्ट विलियम कॉलेज। कलकत्ता का मदरसा आपको पता होगा दोस्तों, इसमें बताना है कौन सुमेलित है। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मदरसा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ये बात तो सही है, यानी कि दूसरा तो सही है, ये फिक्स है।
बनारस कॉलेज जो संस्कृत का था, ये विलियम जोन्स ने बनाया था या इसके संस्थापक था? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही विलियम फोर्ट जो था या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में बना था, क्या आर्थर वेलेज़ली ने इसको बनाया था? ये भी गलत है यहाँ पर। तो आप देखेंगे केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जैसे बनारस संस्कृत कॉलेज जो था किसने इसका स्थापना किया? जोनाथन डंकन, आपको याद होगा, हमने कई क्वेश्चंस में भी देखा जोनाथन डंकन। अच्छा, स्थापना कब हुई? 1791 में। फिर अगर आप पूछोगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ, तो लॉर्ड वेलेजली आप कह सकते हैं। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली और आर्थर वेलेजली में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों भाई थे, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, लेकिन ये गवर्नर जनरल बंगाल का और ये कोई गवर्नर जनरल नहीं थे बंगाल के। देख सकते हैं यहाँ पर बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791 में, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग 1780 में, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज ये लॉर्ड रिचर्ड कोली विलेजली या फिर सीधे सीधे लॉर्ड विलेजली समझिए 1800 ईस्वी में। ऑर्थर विलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेजली का छोटा भाई और ब्रिटिश सैन्य नेता था, यानी कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करता, जिसने नेपोलियन के विरुद्ध प्रसिद्ध वाटरलू के युद्ध में भाग लिया था। अगला सवाल, विलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, या फिर वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, या फिर वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, या फिर वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ब्रिटिश जो लोग थे उनको भारत में प्रशासन चलाने हेतु शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जो विलेजली था, इसके द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 है, आप देखिएगा 17वीं बीपीएससी प्री का सवाल है ये, तो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, री एग्जाम में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, अब आप यहाँ पर देखिएगा किसके लिए की गई थी। आप देखिए ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, यहाँ पर आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया जाता है स्टेट पीसीएस के द्वारा, तो यूपीएससी प्री के क्वेश्चन भी जरूर करके जाने चाहिए। और आप देखेंगे कि जो हम घटना चक्र की बुक कर रहे हैं, इसमें हर एक स्टेट पीसीएस के प्री के क्वेश्चन तो है ही, इसके अलावा यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन भी इसमें शामिल रहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। और इसमें भारतीय सिविल सेवकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ये भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए था, लेकिन किसके लिए? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे सिविल सेवक या फिर कंपनी के लिए, उसके लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ये हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। आप देखिएगा अगला सवाल यूपीआरओ एआरओ प्री 2021 का है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में ही है। तो आप देखिए अब इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप यहाँ से टॉपिक छांट सकते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड किसने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फोर्ट विलियम से आप देखें कि ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को की गई थी। देखो 1800 में तो हुई थी, ये बात फिक्स है, लेकिन ये कह रहा है कि 10 जून 1800 को किया गया। ये गलत है, क्योंकि 10 जून को ना होकर के ये 10 जुलाई को हुआ था, अगले महीने। तो 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो पहला तो गलत हो गया, और पहला को जहां भी सही बोल रहा है ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बाकी के दो ऑप्शन बचे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकंड जो है, ऑप्शन बी, वो सही उत्तर। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, तो प्लीज इस YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक करने के साथ सभी लोग एक एक कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि कितने लोग ऐसे सीरियस एस्पिरेंट हैं जो सही में वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। और इससे वीडियो बनाने में और वीडियो नया लेकर के चैनल पर अपलोड करने में काफ़ी उत्साह रहता है।
और मोटिवेशन भी मिलती है। इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट तो कीजिए ही कीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? अब देखिए, ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। ये वकालत किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। इनका कहना था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में, उसमें धार्मिक शिक्षा को निश्चित तौर पर पढ़ाया जाए या फिर दिया जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल के अध्यापक और बाद में वो वकील रहे। अगला सवाल देखिएगा, फिर एमपीपीसीएस प्री 2024 का क्वेश्चन है। इस टॉपिक का महत्व आप देख सकते हैं। 2024 में अलग-अलग स्टेट पीसीएस के 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके पीसीएस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू। अब देखिए, ऐसे तो हमने पढ़ा था कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, लेकिन इनके साथ-साथ जो पहले से वहाँ कॉलेज मौजूद था, वो चूंकि एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था, इसलिए एनी बेसेंट भी इसका आंसर हो सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था उसी को चेंज करके और आधुनिक बना करके उसी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी भी सही है, अगर मदन मोहन मालवीय जी का नाम नहीं है तो। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज, पूर्व नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज और सेंट्रल हिंदू स्कूल यहाँ है। इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा 7 जुलाई 1898 को बनारस यानी कि वाराणसी में की गई थी। यही संस्थान आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विकास का केंद्र बना। 1916 में एनी बेसेंट के सहयोग से और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना हुई। फिर वर्ष 1917 में इसे नवगठित विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया। वर्तमान समय में यह संस्थान यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बीएचयू के एक घटक संस्थान के रूप में कार्य करता है। यानी बीएचयू चूंकि अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है, तो उसका एक हिस्सा है सेंट्रल हिंदू स्कूल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं जो कि है 41। यहाँ सेम टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसी तरह का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? स्थापना नहीं पूछा है, यहाँ शिलान्यास। तो देखो, शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, ये जरूर याद रखिए। 1916 में इसको बनाया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था। अगला और आखिरी सवाल दोस्तों इस वीडियो का, जो कि है 42, आप देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, या बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो सही उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी यानी कि बीएचयू को। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ये तो हमने देख ही लिया। रहे दोस्तों, दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो ये आखिरी सवाल था दोस्तों। इसके आगे का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये अगली क्लास में हम देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे दोस्तों, और आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, और साथ ही साथ आपने एक कमेंट भी किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।